कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दृश्यम और आयत दोनों सामने ही एक टेबल की तरफ बढ़ गए थे। आयत दृश्यम की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे शादी कर रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपका मेरी बेटी पर कोई हक है। वो आपके लिए बस एक नॉर्मल बच्चे की तरह होनी चाहिए, जिससे ना ही आप किसी तरह का कोई लगाव बनाएंगे और ना ही उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। मुश्किल से दिन में 2-4 मिनट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके सारे खर्चे मैं ही उठाती आ रही हूँ और आगे भी मैं ही उठाऊंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना ही आप किसी चीज़ में इंटरफेयर करेंगे। उसकी बातें सुनते हुए दृश्यम मन ही मन बोला, खड़ूस कहीं कि सामने से हेल्प कर रहा हूँ फिर भी एटीट्यूड दिखाना है, जैसे ना जाने कहाँ की बिलेनियर हो। आयत अब एक बार फिर से बोली, ये शादी सिर्फ 1 महीने की होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना टाइम पीरियड काफ़ी होगा सब कुछ नॉर्मल होने में। दृश्यम ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और मन ही मन बोला, मैं तुम्हें 1 महीना झेल लूँ, इतना ही काफ़ी होगा, उससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें झेल भी नहीं पाऊँगा। या तो मैं तुम्हें मार डालूँगा या खुद मर जाऊँगा। आयत उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए चौंक कर बोली, आप कुछ बोल रहे हैं क्या मिस्टर मल्होत्रा? दृश्यम ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप मुझे अपनी आगे की शर्तें बताइए। आयत ने अब एक लंबी गहरी सांस ली और बोली, इस 1 महीने में मैं आपके घर में रहूंगी बिकॉज ये ज़रूरी होगा, लेकिन ना आपकी फैमिली मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेगी। और मैं तो वैसे भी किसी को मुंह नहीं लगाती। आई मीन सॉरी अगर आपको थोड़ा डिसरिस्पेक्टिंग लगे, लेकिन मैं बहुत इंट्रोवर्ड हूँ, आपकी फैमिली और मेरा कोई कनेक्शन नहीं होगा। उसकी बात पर दृश्य में एक बार फिर मन ही मन बोला, हाँ मेरी फैमिली तो तुम्हें अपने सिर पर बिठाकर पूरी दुनिया में घुमाने के लिए बेताब होगी ना। आई बड़ी, मन तो कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं मैं। आयत अब एक बार फिर से बोली, और मेरी आखिरी शर्त, हम दोनों शादी कर रहे हैं, इट मीन्स हम 1 महीने के लिए हस्बैंड वाइफ होंगे, लेकिन आप मुझ पर वाइफ जैसा कोई क्लेम नहीं करेंगे। आई मीन आप मुझसे दूर रहेंगे, हम दोनों का रूम भी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम बोला, आपको ये सब तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे साथ ज़बरदस्ती रहना भी चाहें तो भी मैं आपके साथ नहीं रहने वाला भी शायद। सो डोंट वरी, मैं और आपके करीब नॉट पॉसिबल। उसकी बात पर आयत ने अब राहत की सांस ली और बोली, तो बस ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा मुझे कब आपसे शादी करनी है, मैं पहुंच जाऊंगी। उसकी बात पर दृश्यम झट से बोला, आज शाम को ही। आयत ने तुरंत पूछा, लेकिन इतनी जल्दी? दृश्यम भी जल्दी से बोला, तो तुम्हें कौन सा शादी की शॉपिंग करनी है? सिर्फ एक साइन ही तो करने हैं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही हम दोनों की शादी होगी। उसकी बात पर आयत ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी जगह से उठ गई। दृश्यम ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आयत बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोली, तो फिर शाम को मिलते हैं ना, अब मैं चलूं? उसकी बात पर दृश्यम जल्दी से बोला, लेकिन तुम्हारी कॉफ़ी? ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा, जहाँ दृश्यम ने उन दोनों के लिए कॉफ़ी मंगवाई थी, लेकिन अब वो कॉफ़ी यूं ही रखी थी। आयत फीका सा मुस्कुरा कर बोली, मैं अनजान लोगों के साथ कॉफ़ी नहीं पीती। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और दृश्यम उसे जाते हुए देखता रह गया। अब वो अपनी जगह पर बैठे ही आयत की तरफ मुंह बनाकर बोला, मैं अनजान लोगों के साथ कॉफ़ी नहीं पीती, पर नहीं, मैं तो पागल हूँ, मैं तो तुम जैसे लोगों के साथ कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, बल्कि उसमें डुबकी लगाता रहता हूँ। ब्लडी इडियट गर्ल, मन तो कर रहा है ये शादी छोड़ूं और पहले तो मैं इसका मुंह तोड़ूं, पर कंट्रोल दृश्यम कंट्रोल, इस वक्त तुझे उस लड़की की ज़रूरत है। बस एक बार मेरी आयरा मेरे पास वापस आ जाए, उसके बाद युविका खन्ना के साथ साथ मैं इसकी भी अक्ल ठिकाने ज़रूर लाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ आयत अमन और शहर के पास आई, जहां पर अमन शहर को आइसक्रीम खिला रहा था। अब उसने अमन की तरफ देखते हुए कहा, आपने शहर का 10 मिनट ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। ये बोलकर उसने शहर की कलाई को पकड़ लिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अब चलें? शहर ने जल्दी से कहा, लेकिन पापा। उसकी बात सुनकर आयत की नज़रें खुद ब खुद दृश्यम की तरफ उठ गई, जो अब वहीं पर आ रहा था। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाले हुए थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही एटीट्यूड नज़र आ रहा था। आयत एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, आपके पापा से हम कल मिलेंगे, अभी हमें जाना है।
सहर दृश्यम की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मेरा पापा के साथ खेलने का मन कर रहा है मम्मा, प्लीज़ मुझे पापा के साथ खेलने दो ना। आयत ने जल्दी से कहा, नहीं बेटा, अभी हमारा जाना ज़रूरी है और तुम्हारे पापा को भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो उन्हें भी जाने दो। आई प्रॉमिस, कल से हम तुम्हारे पापा के साथ ही रहेंगे। उसकी बात पर सहर खुश होते हुए बोली, सच में पापा, आप हमें अपने साथ रखोगे या फिर आप हमारे घर में शिफ्ट करोगे? नहीं, आप हमारे घर में शिफ्ट मत करना, वो घर बहुत छोटा है, मुझे बड़ा सा घर चाहिए जिसमें मेरे लिए सेपरेट रूम हो, बहुत सारी डॉल्स और टॉयज़ हो। प्लीज़ पापा, आप मेरे लिए ये सब करोगे ना, क्योंकि आप तो मेरे सुपर हीरो हो। क्या आप अपनी प्रिंसेस के लिए ये नहीं करोगे? उसकी बात सुनकर दृश्यम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जितना उसे आयत से अजीब फील हो रहा था, उतना ही उसे सहर को देखते हुए अच्छा लग रहा था। वो खुद उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन आयत ने अब थोड़ा सा सख्त होकर कहा, मैंने कहा ना, अभी आपके पापा को अर्जेंट काम है, तो आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? आप चलिए मेरे साथ। ये बोलकर उसने अब सहर की कलाई को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर की तरफ ले गई थी। दृश्यम ने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए। वो किसी भी बच्चे के साथ इस तरह की ज़बरदस्ती नहीं देख सकता था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए आयत के पीछे पीछे जाने लगा। जल्दी से अमन उसे रोकते हुए बोला, क्या कर रहे हैं आप सर? प्लीज़ आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। अगर मिस आयत ने आपसे शादी करने के लिए मना किया तो आपके साथ साथ आयरा बेबी को भी प्रॉब्लम होगी। उसकी बात सुनकर दृश्यम ने गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए खुद को कंट्रोल किया, वरना सच में इस वक्त उसे आयत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जबड़े कसते हुए बोला, ऐसे लोग पेरेंट्स बनना ही डिज़र्व नहीं करते हैं अमन। ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि बच्चे कितने नाजुक होते हैं और उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाता है। शाम का वक्त लगभग से 5 बजे आयत आईने के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने वाइट कलर का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था और ऊपर ऑर्गेन्जा दुपट्टा लिया हुआ था। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सूट के साथ सिल्वर ऑक्सीडाइज चूड़ियाँ और लंबे झुमके उसके चेहरे पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तभी मिसेज वर्मा वहाँ पर आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, वाह, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। आयत हल्का सा मुस्कुराई। सुषमा जी अब एक बार फिर से बोलें, तुमने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? आयत उनके पास आई और उन्हें सोफे पर बैठने को बोलते हुए खुद भी सोफे पर बैठ गई। सुषमा जी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थीं। आयत ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैंने मिस्टर मल्होत्रा के साथ शादी के लिए हाँ बोल दिया है आंटी, और आज ही मैं उनसे शादी भी करने वाली हूँ। सुषमा जी खुश होते हुए बोली, सच में? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हम लोग भी शादी के लिए रेडी होते हैं ना। लेकिन एक सेकेंड, अगर तुम दोनों शादी कर रहे हो तो नकुल जी को तो पता ही होगा, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? अभी तक तो उन्होंने मुझे कोई कॉल। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत बोली, क्योंकि उस शादी में हम दोनों के अलावा और कोई शामिल नहीं होगा। आई मीन ये सिंपल सी कोर्ट मैरिज है, तो इससे ज़्यादा कोई तामझाम है नहीं। इसलिए ही अंकल ने शायद आपको कुछ नहीं बताया होगा। सुषमा जी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, बस तुम दोनों शादी कर रहे हो ना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये बोलते हुए वो काफ़ी खुश हो रही थी। आयत जल्दी से बोली, आई एम सॉरी आंटी, अगर आपको इस शादी से कोई एक्सपेक्टेशंस हो रही है तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये शादी सिर्फ एक ज़रूरत और मजबूरी की शादी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये शादी सिर्फ 1 महीने के लिए हो रही है, तो अगर आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं तो प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में आपको किसी तरह का कोई हर्ट हो। उसकी बात पर सुषमा जी तुरंत बोले, लेकिन तुम दृश्यम को एक मौका तो दे सकती हो ना। आयत अब अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, मैं ये रूम खाली नहीं करना चाहती आंटी, यहाँ पर मेरा और शहर का बहुत मन लगा हुआ है, पर अभी तो फ़िलहाल हमें 1 महीना मल्होत्रा मेंशन में रहना होगा, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं ये रूम खाली नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इस महीने के पैसे एडवांस में ही दे रही हूँ, ताकि आप लोग भी परेशान ना हो। और नेक्स्ट मंथ तो मैं इस रूम में वापस आ ही जाऊँगी, सब कुछ पहले जैसे ही चलेगा। सुषमा जी तुरंत बोली,
तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया आयत। क्या तुम सच में दृश्यम को कोई मौका नहीं दोगी? आयत अब अपना पर्स संभालते हुए उसमें से पैसे निकालकर सुषमा जी के पास वापस आई और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ये रहे पूरे 20,000 रुपये आंटी, और शहर का स्कूल तो नॉर्मल चलता ही रहेगा, उसकी आप फिक्र मत कीजिएगा। सुषमा जी अब थोड़े गुस्से से बोली, मैं तुमसे सवाल कुछ और कर रही हूँ आयत, और तुम जवाब कुछ और दे रही हो। आयत तुरंत बोली, क्योंकि मैं उस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहती आंटी। अगर ना कहूँगी तो आपको बुरा लगेगा, और हाँ मेरी तरफ से कभी हो ही नहीं सकती। मैं मिस्टर मल्होत्रा तो क्या अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को ना ही कोई जगह दे सकती हूँ और ना ही कोई मौका। मैं मेरी शहर के साथ खुश हूँ। ये तो मिस्टर मल्होत्रा की बातों से मुझे लगा कि उन्हें सच में मेरी ज़रूरत है, तो मैंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया, वरना मैं ये शादी भी नहीं करती। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। 1 महीना और उसके बाद डिवोर्स, ये पहले से ही प्लान हो चुका है। सुषमा जी मुँह बनाते हुए बोली, तुम तो रहने ही दो, प्लानिंग प्लाटिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन मेरी बात याद रखना, आज तो तुम कह रही हो कि तुम दृश्यम को कोई मौका नहीं दोगी, लेकिन 1 महीने में अगर तुम्हें भी दृश्यम से प्यार ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। आयत हंसी और बोली, प्यार और आयत सिंघानिया पॉसिबल ही नहीं है। एक पल के लिए ज़मीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन आयत सिंघानिया को प्यार नहीं हो सकता आंटी। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो चुका था, और सुषमा जी ने अपने हाथ में पकड़े हुए 20,000 रुपये आयत के हाथ में रखे और बोली, जब वापस आ जाओगी तो ये पैसे दे देना। हाँ जानती हूँ पैसे की कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन जब तुम यहाँ रह ही नहीं रही हो तो मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। और रही बात ये रूम किसी और को देने की, तो बेशक से तुम 6 महीने बाद आना या फिर 1 साल बाद, इस रूम को तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। उनकी बात पर आयत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो फालतू की जिद नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी सुषमा जी नहीं मानेंगी। अब उसने शहर की तरफ देखा, जो फिलहाल बेड पर आराम से सोई हुई थी। उसने यूं ही सोई हुई शहर को अपनी गोद में उठाया और फिर अपने पर्स समेत उसे लेकर बाहर निकले। सुषमा जी भी उसके पास थी। वो आयत के हाथ में चाबी देखकर बोली, मैं लगा दूं? आयत ने चाबी उन्हें दी और फिर सुषमा जी मुस्कुराते हुए बोली, इस कमरे को ताला तो मैं लगा रही हूँ, देखना तुम्हारे दिल पर जो ताले लगे हुए हैं ना, उसे दृश्यम मल्होत्रा बहुत अच्छी तरह से खोलेगा। आयत ने उनकी बात का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया और अब वो नीचे की तरफ आ गई। नीचे उसने कैब ऑलरेडी बुला रखी थी और अब वो उस कैब में बैठकर कोर्ट के लिए निकल गई। शहर ने रास्ते में ही अपनी आंखें खोली और बोली, हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ देख रही थी। आयत ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, 1 महीने के लिए वेकेशन पर जा रहे हैं बेटा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। शहर ने तुरंत पूछा, क्या पापा भी हमारे साथ चलेंगे? उसके सवाल पर अब आयत चुप हो गई। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर दृश्यम की गाड़ी पहुंची और वो गाड़ी से बाहर निकल अमन भी उसके साथ ही था। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अब अमन ने दृश्यम की तरफ देखते हुए पूछा, अगर मिस आयत ना आए तो हम क्या करेंगे सर? दृश्यम गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, इससे भी ज़्यादा मनहूस बात करो तुम, ताकि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ पाऊँ। ये फालतू की बातों से क्या ही होगा? उसकी बात पर अमन तुरंत चुप हो गया। तभी वो कैब वहाँ पर आकर रुकी जिसमें आयत और शहर थे। शहर को लेकर आयत गाड़ी से बाहर निकली। दृश्यम ने आयत की तरफ देखा और कुछ पलों के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। वाइट कलर के सूट में वो सच में हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अमन ने अब उसे आयत को देखते हुए देखा तो वो जल्दी से बोला, क्या हुआ सर? आपका कहीं मिस आयत पर दिल तो नहीं आ गया? दृश्यम गुस्से से बोला, जरा जुबान संभाल कर बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे ही सेकंड तुम किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ। उसकी बात पर अमन एक बार फिर से चुप हो गया। दृश्यम बड़बड़ाते हुए बोला, खूबसूरत तो है ये, फिर इसके पति ने इसे क्यों ही छोड़ा होगा? ओह उप्स, इसकी जो कैंची की तरह लंबी जुबान चलती है उसे मैं कैसे भूल गया। पक्का उसी की वजह से छोड़ा होगा।
आयत उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन ना ही उसने दृश्यम को कोई हाय हेलो किया और ना ही कुछ कहा। वो बस उसके सामने खड़ी थी। और अब अमन जल्दी से बोला, हम अंदर चलें क्या सर, क्योंकि शादी तो अंदर ही होनी है ना। उसकी बात पर दृश्यम एकदम से होश में आया। वो पता नहीं कहाँ ही खो गया था। अब वो आयत की तरफ दोबारा देखने लगा। आयत जल्दी से बोली, मैं अंदर नहीं जा सकती। उसकी बात पर दृश्यम गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे पहले ही पता था तुम नखरे दिखाओगी और बहुत दिखाओगी। जब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो तुमने हाँ भी क्यों कहा। तुम्हें क्या मैं कोई फालतू इंसान लगता हूँ जिसके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सा टाइम होगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत एकदम शांत लहजे में बोली, स्टॉप इट मिस्टर मल्होत्रा, मैंने ये कहा है कि मैं अंदर नहीं जा सकती। मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। मैं शादी करूँगी लेकिन अंदर नहीं, यहाँ बाहर। उसकी बात पर दृश्यम गुस्से से बोला, हाँ बाहर तो तुम्हारे लिए मंडप लगा है ना, जहाँ पर तुम्हें फेरे लेने हैं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तुम कहीं छोड़कर आई हो क्या? शादी के लिए अगर तुम कोर्ट के अंदर नहीं जाओगी तो शादी कैसे होगी। आयत अपने कंधे हल्के से ऊपर उठाकर बोली, वो मैं नहीं जानती। मैं शादी के लिए तैयार हूँ और यहाँ पर आ भी गई हूँ, लेकिन मैं कोर्ट के अंदर नहीं जाऊँगी। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो बाहर ही सेटअप कीजिए। ये बोलते हुए उसने इधर उधर देखा और फिर सामने ही उसे एक चाय की टपरी नज़र आई। वो तुरंत बोली, मैं वहाँ पर आपके साथ शादी कर सकती हूँ। दृश्यम ने अब अमन की तरफ देखा और बोला, आज तक मैंने कभी किसी का खून नहीं किया, लेकिन शायद अगले 1 महीने में मुझसे खून हो सकता है। अमन उसकी बात पर हैरान रह गया था। आयत ने झट से पूछा, क्या ये आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? दृश्यम उसकी तरफ घूमा और बोला, बिल्कुल भी नहीं। तुम इतनी भी कोई खास नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में कोई बात करूं। आयत सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोली, और मैं चाहती भी नहीं कि आप मेरे बारे में बात करें। अब आप मुझे ये बताइए, आपको शादी करनी है या नहीं। दृश्यम ने एक गहरी सांस ली और अमन की तरफ देखने लगा। अमन झट से बोला, ओके बॉस। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से अंदर की तरफ चला गया। और अब दृश्यम आयत की तरफ देखते हुए बोला, चलें? आयत ने तुरंत पूछा, कहाँ? दृश्यम ने गुस्से से चाय की टपरी की तरफ इशारा किया। आयत ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तभी सहर एकदम से दृश्यम के पैरों से लिपट गई और बोली, मुझे आपकी फिंगर पकड़कर चलना है पापा। क्या मैं आपकी फिंगर पकड़ लूँ? उसके सवाल पर दृश्यम कोई जवाब देता उससे पहले ही आयत ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, नहीं बेटा, आज तक आप अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर चले हो ना, और आगे भी आप सिर्फ अपनी मम्मा का हाथ पकड़कर ही चलोगे। उसकी बातों पर दृश्यम एक बार फिर उसे गुस्से से घूरने लगा था। वो बेशक से दृश्यम के साथ जैसे भी पेश आए उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन शहर के साथ उसकी ये स्ट्रिक्टनेस उसे सच में इरिटेट करती थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिलाती थी। आयत और दृश्यम इस वक्त चाय की टपरी पर खड़े थे और चाय वाला उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। चाय वाले ने अब हिम्मत करते हुए पूछा, आप लोग कुछ लेंगे क्या? दृश्यम इरिटेट होकर बोला, बस तुम अपनी जुबान बंद रखो और कुछ देर के लिए अपनी ये चाय बनाना बंद करो। मुझे इसकी स्मेल से इरिटेशन हो रही है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आयत ने अब चाय वाले की तरफ देखते हुए कहा, भैया 1 कप चाय बना दो और हाँ, थोड़ी अदरक डाल देना, मेरा सिर दर्द हो रहा है। उसकी बात पर दृश्यम गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन मन ही मन वो यही सवाल कर रहा था कि आखिर क्यों, जब उसे चाय की स्मेल से इरिटेशन हो रही है तो इस वक्त आयत को चाय क्यों पीनी है। वो बाद में भी तो चाय पी सकती है ना, लेकिन नहीं, उसे तो दृश्यम को इरिटेट करना है। वो बड़बड़ाते हुए बोला, अगर आयरा का सवाल नहीं होता ना तो तुम जैसियों के नखरे बर्दाश्त नहीं करता मैं। थैंक गॉड आज तक मैंने कभी किसी लड़की को अपने सिर पर नहीं चढ़ाया, वरना पता नहीं मेरा क्या ही हाल होता। उसका बड़बड़ाना थोड़ा थोड़ा आयत को सुनाई दे रहा था, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। और अब चाय वाले ने जल्दी से चाय बनानी शुरू की। दृश्यम मुंह बनाते हुए चाय वाले की तरफ देख रहा था, जिसने उस पैन में चाय बनाना शुरू कर दी थी, जिसमें वो ऑलरेडी 2 बार चाय बना चुका था। वो पैन पूरी तरह से खराब और काला हो चुका था, लेकिन आयत को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने आयत की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में ये चाय पीना चाहती हो? आयत ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे जवाब ना देकर उस चाय वाले की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ भैया थोड़ा जल्दी बनाओ। दृश्यम अब सार्केस्टिकली मुस्कुराकर बोला,
ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए मरा चाह रहा हूँ? आयत तब तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, बस मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। दृश्यम ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ पल गुस्से से उसे घूरता रहा और तभी अमन वहाँ पर आया। उसके साथ लॉयर भी था और मजिस्ट्रेट भी, जो उन दोनों की शादी करवाने वाला था। आयत ने एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा और फिर वापस दोबारा चाय वाले की तरफ देखने लगी। दृश्यम बड़बड़ाते हुए बोला, जिस तरह की इसकी हरकत है ना, पक्का इसने चाय वाले के साथ शादी की होगी और उसने इसकी चाय में कुछ तो मिलाया होगा, जिसकी वजह से ये इतनी पागल हो गई है। ओ गॉड, बेचारी शहर। ये बोलते हुए वो शहर की तरफ देखने लगा। तभी लॉयर ने दृश्यम की तरफ देखते हुए कहा, अब आप लोग इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। दृश्यम ने उन पेपर्स को देखा और फिर उन पर साइन करने लगा। उसने खुद ही वो पेपर्स बनवाए थे, तो उसे उन पेपर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। उसने तुरंत साइन कर दिए थे, लेकिन जब बारी आयत की आई तो आयत ने उन पेपर्स को अपने हाथ में लिया और इस वक्त चाय वाले ने चाय भी बना दी थी। अब आयत ने एक हाथ में चाय पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में वो पेपर्स पकड़कर आराम से वो पेपर्स पढ़ रही थी। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पास सच में इतना फालतू टाइम है कि तुम यूं टाइम वेस्ट कर रही हो? आयत ने एक नज़र अब अमन की तरफ देखा और बोली, प्लीज़ आप अपने सर से कहिए कि थोड़ी देर अपनी ज़ुबान बंद रखें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से बिना शादी किए ही वापस चली जाऊँ। वैसे भी मुझे इस शादी का कोई लालच नहीं है। ये बोलकर अब उसने उन पॉइंट्स की तरफ देखा जिसमें लिखा हुआ था कि कल को आयत दृश्यम की प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती। अगर उसे कुछ एल्यूमनी चाहिए तो उसे उस चीज़ के लिए दृश्यम से रिक्वेस्ट करना होगा और ये दृश्यम पर डिपेंड करेगा कि उसे एल्यूमिनी के तौर पर वो चीज़ आयत को देनी है या नहीं। अब उसने उन पेपर को तुरंत अमन की तरफ घुमा दिया और बोली, आप बिजनेसमैन को पैसों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता ना? कोई इंसान आपकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसे भी आपको पैसों के साथ जोड़ना है। पर हर कोई आप लोगों की तरह नहीं होता। हर कोई बिजनेस के हिसाब से नहीं सोचता। मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, जिसके लिए आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। बट इट्स ओके, शुक्रिया की तो मैं आप लोगों से उम्मीद भी नहीं करूँगी, लेकिन ये बदतमीज़ी भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी इसी वक्त इस क्लोज को हटाया जाए, वरना मैं ये शादी नहीं करने वाली। जैसे ही उसने कहा, दृश्यम तुरंत बोला, और अगर कल को तुमने मुझसे एल्यूमिनी के तौर पर 500 करोड़ मांग लिए तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को यूं ही तुम्हें दे दूंगा? उसकी बात पर आयत ने एक गहरी सांस ली और बोली, इट्स ओके मिस्टर मल्होत्रा, आप अपने 500 करोड़ अपने पास रखिए, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। ये बोलकर उसने चाय का कप, जो अभी तक उसने आधा ही खाली किया था, वो नीचे रखा और फिर शहर का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी। दृश्यम ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली। वो दांत पीसते हुए बोला, इट्स ओके, मैं ये क्लोज हटाने को तैयार हूँ। उसकी बात पर आयत के कदम रुक गए थे। वो वापस दृश्यम की तरफ घूम गई। वहीं दृश्यम अमन की तरफ देखते हुए बोला, ये पेपर्स दोबारा बनवा कर लाओ और जल्दी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर अमन तुरंत वहाँ से जाने लगा। आयत जल्दी से उसे रोकते हुए बोली, 1 मिनट, पहले मैं इन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लूँ। क्या पता दोबारा कोई क्लोज ऐसा मिल जाए जो मुझे पसंद नहीं, तो उसे भी तो हटाना पड़ेगा ना। एक ही बार में पेपर्स दोबारा बन जाएंगे तो बेहतर होगा, टाइम बच जाएगा। उसकी बात पर अमन ने दृश्यम की तरफ देखा, जैसे इजाज़त मांग रहा हो, और दृश्यम इरिटेटिंग टोन में बोला, ओके फाइन, जल्दी करो। उसकी इस बात पर अमन ने तुरंत पेपर आयत को दे दिए और अब आयत दोबारा उन पेपर्स को पढ़ने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद उसने वो पेपर्स अमन को दिए और बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोली, इसमें अब कोई क्लोज हटाना नहीं है, लेकिन एक क्लोज ऐड करना है। वो ये कि शादी के दौरान और डिवोर्स के बाद भी मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा का मेरी बेटी शहर पर कोई हक नहीं होगा। हम दोनों के डिवोर्स के बाद वो शहर से मिल भी नहीं सकते। वो मेरी बेटी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। आयत की बात सुनकर दृश्यम अब उसे और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगा था। शहर वहीं साइड में खड़ी थी, जो प्यार भरी नज़रों से दृश्यम को देख रही थी। दृश्यम को आयत से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन शहर पर उसे सच में प्यार आ रहा था और वो ये भी सोच रहा था कि बेशक से कल को वो आयत को डिवोर्स दे देगा, लेकिन वो शहर के साथ मिलता जुलता रहेगा। वो उसके लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए एक गार्डियन का रोल तो प्ले कर ही सकता है। लेकिन आयत की बात सुनकर अब उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
अमन ने दृश्यम की तरफ देखा और दृश्यम ने अब अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। अमन ने एक बार फिर से पूछा, कुछ और मैडम? आयत ने अब वो चाय का कप जिसमें अभी भी थोड़ी चाय रखी थी वो अपने हाथ में उठाया और अपना चेहरा ना में हिलाकर आराम से वो चाय पीने लगी। वो लायर और मजिस्ट्रेट दोनों साइड में बैठे थे और देख रहे थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब अमन वहाँ से जा चुका था। तकरीबन 15-20 मिनट में ही वो वापस आया। अब तक आयत ने अपनी पहली चाय तो ख़त्म कर दी थी और अब उसने चाय वाले भैया को दूसरी चाय बनाने के लिए कहा तो उस चाय वाले भैया ने दोबारा उस पैन में चाय बनाना शुरू कर दिया। और इस बात पर दृश्यम ने ऐसे मुंह बनाया जैसे उसे वोमिट आने को हो, पर आयत ने उसकी तरफ देखा ही नहीं बल्कि वो चाय वाले भैया की तरफ देखते हुए बोली, इस बार अदरक थोड़ी ज़्यादा डालना भैया, पिछली बार कम थी। दृश्यम मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, कल मेरी काफ़ी तो इसने पी ही नहीं थी, जैसे मैंने उसमें जहर मिलाया था, और यहाँ जो जहर जैसी चाय मिल रही है वो ये ऐसे पी रही है जैसे कोई अमृत हो। गधी कहीं की, पक्का इसकी शादी किसी चाय वाले से ही हुई होगी। अमन ने अब एक बार फिर से वो पेपर लायर को दे दिए थे और मजिस्ट्रेट ने अब उन दोनों पर स्टैम्प वगैरह लगाए और फिर वो पेपर्स आयत और दृश्यम की तरफ बढ़ा दिए। दृश्यम ने इस बार भी बिना कुछ देखे ही साइन कर दिया और आयत ने एक बार फिर से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए वो पेपर्स अच्छी तरह से पढ़े और उन पर साइन करके अमन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, वैलिड फॉर 1 मंथ। दृश्यम तुरंत बोला, मुझे लगता है उससे पहले ही मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा मिस आयत, डोंट वरी। आयत मुस्कुराई और बोली, थैंक्स इन एडवांस। दृश्यम ने अब अमन की तरफ देखते हुए कहा, चाय वाले का पैसे दे दो। उसकी बात पर अमन ने तुरंत अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालने चाहे, लेकिन इस वक्त आयत ने भी अपना पर्स खोला और चाय वाले को पैसे दे दिए और 20 रुपये एक्स्ट्रा ही दिए। 2 चाय के 80 बने थे, लेकिन उसने 100 का नोट देते हुए कहा, बाकी रख लीजिएगा भैया। दृश्यम थोड़ा गुस्से से बोला, अमन पैसे दे तो रहा था। आयत एक बार फिर बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोली, मैं लोगों के एहसान नहीं लेती। ये बोलकर उसने सहर का हाथ पकड़ा और फिर चुपचाप दृश्यम की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सहर ने पीछे पलटकर दृश्यम की तरफ देखा जैसे कह रही हो कि प्लीज़ पापा जल्दी आओ ना, कहीं मम्मा इस बार भी आपके बिना ही कहीं ना चली जाएं। और दृश्यम भी सहर की तरफ देख रहा था। वो 4-5 साल की बच्ची जो पलट पलट कर उसे देख रही थी, उस पर उसे सच में बहुत प्यार आ रहा था। आयत सहर का हाथ पकड़कर उसे दृश्यम की गाड़ी की तरफ ले आई थी और अब दृश्यम भी अमन के साथ वहां पर आया। अमन आयत की तरफ देखते हुए बोला, वैसे कांग्रेचुलेशंस मैडम। आयत तुरंत बोली, कांग्रेचुलेसन कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपको कुछ देना ही है तो दुआएं दीजिए, लेकिन मुझे नहीं, अपने सर को, क्योंकि अगले 1 महीने उन्हें आपके दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये बोलते हुए वो दृश्यम की तरफ देख रही थी और अब दृश्यम व्यंग से मुस्कुराया और बोला, गलतफहमी है तुम्हारी, मैंने बहुत सी टेढ़ी चीज़ों को हैंडल किया है। एक्चुअली बिजनेस में इधर उधर के लोग मुझे मिलते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे उन लोगों से कैसे डील करना है। तो मुझे किसी के दुआ की ज़रूरत नहीं है, पर तुमसे इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे सामने थोड़ा संभल कर रहो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बदतमीज़ी, हर बात को मानता रहूँगा। आयत झट से बोली, बदतमीज़ तो मैं हूँ ही नहीं मिस्टर मल्होत्रा, बस बदतमीज़ लोगों को भाव नहीं देती। और रही बात हर बात मनवाने की, तो जो बात जायज़ होगी वो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और अब मैं यहाँ पर खड़ी खड़ी आपके साथ और बहस नहीं कर सकती, इसलिए हम चलें यहाँ से। उसकी बात पर दृश्यम ने कुछ नहीं कहा। उसने अमन की तरफ देखा जो आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा और अगले ही पल दृश्यम खुद भी फ्रंट सीट पर बैठ गया। आयत के साथ पीछे बैठने में उसे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था और आयत भी अब सहर को लेकर गाड़ी में बैठ गई थी। सहर आयत की तरफ देखते हुए बोली, अब ये मेरे पापा हैं ना मम्मा, अब मैं इन्हें पापा बुला सकती हूँ ना? आयत ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, नहीं बेटा, ज़रूरी तो नहीं कि हर बच्चा अपने पापा को पापा ही बुलाए। पापा तो सुपर हीरो होते हैं ना, तो उन्हें सुपर हीरो कहकर भी तो बुलाया जा सकता है ना, इसलिए आप इन्हें पापा नहीं सुपर हीरो कहोगे। उसकी बात सुनकर दृश्यम पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। सहर जल्दी से बोली, लेकिन मुझे पापा को पापा कहकर बुलाना है मम्मा, ना कि सुपर हीरो।
सुपर हीरो तो मैं उन्हें कभी कभी कहूँगी, पर वैसे तो मैं उन्हें पापा ही कहकर बुलाऊंगी ना। आयत मुस्कुराई और बोली, आप मम्मा की बात नहीं मानेंगे क्या बेटा? आपने तो कहा था कि आप अपनी मम्मा की हर एक बात मानोगे, तो अब क्या हुआ? उसकी बात पर सहर का चेहरा मायूस हो गया था। दृश्यम झट से बोला, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? तुम अपनी ही बच्ची के साथ इतनी स्ट्रिक्ट कैसे हो सकती हो? अगर वो मुझे पापा कहकर बुलाना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत ने अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवाया और थोड़े सख्त भाव में बोली, ये मेरे और मेरे बेटे की बीच की बात है मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज़ आप इंटरफेयर ना कीजिए। ये बोलते हुए वो दृश्यम को बहुत गहरी निगाहों से देख रही थी। दृश्यम झट से बोला, मैं इंटरफेयर करूँगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। आयत भी तुरंत बोली, तो ठीक है, परसों आप कोर्ट में अकेले ही चले जाइएगा और आपको जो करना है कर लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में आपका साथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम इरिटेट होते हुए बोला, ओके फाइन, करो तुम्हें जो अपनी बेटी के साथ करना है। आई जस्ट होप कभी तो तुम्हें अक्ल आए कि तुम अपनी बेटी के साथ कैसे बिहेव करती हो। ये बोलकर दृश्यम ने अपना चेहरा आगे की तरफ घुमा लिया था। उसके चेहरे पर सच में इरिटेशन भरे एक्सप्रेशंस थे और अब वो सामने फ्रंट मिरर में फिर से आयत और सहर को देख रहा था। आयत ने सहर का चेहरा अपने हाथों में थामा और मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी हमें अपने मन के साथ समझौता करना पड़ता है प्रिंसेस, हर बार हमारे मन की बात पूरी हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। आई होप आप मम्मा की ये बात ज़रूर मानोगे और इन्हें सुपर हीरो कहकर बुलाओगे, बट इट्स ओके, अगर आप मम्मा की बात नहीं भी मानना चाहते तो भी कोई बात नहीं। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था, जैसे वो सहर को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। लेकिन वो जानती थी कि शायद ये 2 मिनट का इमोशनल ब्लैकमेल उस इमोशनल टॉर्चर से काफ़ी बेहतर है जो 1 महीने बाद उस सहर द्रव्यम से दूर जाएगी तब उसे होगा। तब वो दृश्यम के साथ नहीं रहेगी, वो उसे पापा कहकर बुलाना तो दूर की बात, वो कभी उससे बात भी नहीं कर पाएगी। ऐसे में आयत उसके इमोशंस को हर्ट होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती थी। दृश्यम को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो शहर की तरफ देख रहा था कि वो आयत को क्या जवाब देगी, और अब सच में वो बच्ची इमोशनल ब्लैकमेल होते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके मम्मा, जैसा आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, मैं इन्हें सुपर हीरो कहकर ही बुलाऊँगी। आयत ने अब उसका माथा बड़े ही प्यार से चूमा और बोली, मेरा प्यारा बच्चा। ये बोलकर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। दृश्यम की गुस्से से मुट्ठियां कस गई, लेकिन फिलहाल उसने आयत से कुछ नहीं कहा। वो शहर के लिए पहले ही फिक्रमंद था, उसके सामने अब वो और तमाशा नहीं बनवाना चाहता था। लगभग से 20 मिनट बाद वो लोग मल्होत्रा मेंशन पहुँचे। दृश्यम ने ऑलरेडी अपने डैड नील मल्होत्रा को सब कुछ बता दिया था। पहले उसने उनसे कॉल पर बात की थी और फिर उसके बाद शादी होने के बाद मैसेज भी कर दिया था और बता दिया था कि वो लोग घर पर आ रहे हैं, और ये भी बोल दिया था कि वो भी किसी तरह का कोई इमोशनल सीन क्रिएट ना करे, क्योंकि आयत वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। और दृष्टि मल्होत्रा जो दृश्यम की मॉम थी, वो तो एक्स्ट्रा इमोशनल पर्सन थी, तो उसने नील को ये भी बोल दिया था कि वो दृष्टि को थोड़ा सा होल्ड करके रखे, उसे आयत से दूर ही रखे। वो नहीं चाहता कि दृष्टि इमोशनली आयत या शहर से अटैच हो, लेकिन वो ये भी जानता था कि जब वो शहर से अटैच हो रहा है तो दृष्टि तो शहर से क्या ही दूर रह पाएगी। जैसे ही उन लोगों की गाड़ी मेंशन में एंटर हुई, आयत ने एक नज़र पूरे मेंशन की तरफ देखा। वो लोग गाड़ी से बाहर निकले। शहर ने दृश्यम की तरफ देखते हुए पूछा, पापा, अब से ये हमारा घर है? मेरा मतलब है ये आपका घर है और अब ये मेरा घर होगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत ने तुरंत कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें शहर, तुम्हें इन्हें पापा ने सुपर हीरो कहकर बुलाना है। दृश्यम जो मुस्कुराते हुए शहर की बात का जवाब देने वाला था, उसने गुस्से में दांत पीस लिए और शहर आयत की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मम्मा, वो मैं भूल गई, पर अब मैं इन्हें पापा कहकर नहीं बुलाऊंगी। ये बोलकर उसने वापस दृश्यम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, सुपर हीरो, क्या ये आपका घर है और अब से हम इसी घर में रहने वाले हैं? दृश्यम नीचे की तरफ झुका। उसने शहर को अपनी गोद में उठाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही आयत ने शहर का हाथ पकड़कर उसे हल्का सा पीछे खींच लिया और दृश्यम की तरफ देखते हुए एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, अंदर चलें। दृश्यम गुस्से से बोला, डिस्गस्टिंग। आयत तुरंत बोली,
एक नोट पैड ले लीजिए मिस्टर मल्होत्रा और उसमें वो सब लिखते रहिए जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, लेकिन उस नोट पैड को अपने तक ही रखिएगा क्योंकि मुझे आपकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बोलकर वो खुद ही शहर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। जैसे ही वो दरवाजे पर आई उसे एक बड़ी ही प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी, रुको रुको, वहीं पर रुको, अंदर मत आना। सहर और आयत दोनों ने अंदर की तरफ देखा। आयत के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे, लेकिन सहर तो पूरी तरह से एक्साइटेड हो रही थी कि अंदर से किसकी आवाज़ आ रही है। और अब एक औरत दो सर्वेंट के साथ दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। दिखने में वो औरत लगभग से 35-40 साल की लग रही थी, लेकिन वो उसकी असली उम्र नहीं थी। वो लगभग 50 साल से भी ऊपर की थी। पर उम्र का उस औरत की खूबसूरती पर कुछ ज़्यादा असर नहीं था और वो औरत कोई और नहीं, दृष्टि मल्होत्रा ही थी, नील मल्होत्रा की बीबी और दृश्यम मल्होत्रा की मॉम। और अब वो आयत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पहले मुझे तुम्हारी आरती तो करने दो और गृह प्रवेश की रस्म भी तो होगी। उसकी बातें सुनते हुए आयत ने पलटकर तुरंत पीछे आ रहे दृश्यम की तरफ देखा, जो खुद वो सब देखकर हैरान हो रहा था। उसने नील को कहा भी था कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दृष्टि दरवाजे पर आरती की थाल लेकर खड़ी थी। वो जल्दी से आगे आया और बोला, मॉम वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृष्टि बोली, घर में अगर मेहमान भी आते हैं तो उनकी आरती की जाती है दृश्यम, ये तो फिर भी तुमसे शादी करके अंदर आ रही है, इसके लिए इतना तो बनता ही है। और रही बात गृह प्रवेश की, तो औरतें लक्ष्मी का रूप होती है और अगर उनका वेलकम अच्छे से किया जाए तो लक्ष्मी का निवास हमेशा उस घर में रहता है। आयत झट से बोली, लेकिन ये बातें सिर्फ होती हैं आंटी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लड़कियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, पर फिर भी पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं होती और वो लोग भरी सभा में खुद को इज्जतदार और धार्मिक भी कहलवाते हैं। इसलिए मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं रखती, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मैं और सहर बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो मैं अब और ज़्यादा देर यहाँ खड़ी भी नहीं रह सकती। ये बोलकर उसने सहर का हाथ कसकर पकड़ा और फिर चावलों से भरा हुआ कलश जो वहीं साइड में रखा हुआ था उससे हल्का सा क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। और वो आरती की थाल जो दृष्टि ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी वो यूं ही उसके हाथ में रह गई। दृष्टि आयत की बातें सुनकर बस उसकी तरफ देख रही थी और दृश्यम का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। बेशक आयत उसके सामने जितना मर्जी एटीट्यूड दिखाती, जितना मर्जी स्ट्रिक्ट रहती, कुछ भी रहती, लेकिन अपनी मॉम की ये इंसल्ट उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं थी। वो तुरंत आयत के पीछे गुस्से से बढ़ने लगा, लेकिन दृष्टि ने उस जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दृश्यम ने गुस्से से जबड़े कस रखे थे। दृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वो सच में थक गई होगी बेटा, इट्स ओके। दृश्यम ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नो मॉम, इट्स नॉट ओके। दृष्टि ने फिलहाल के लिए दृश्यम को रोक लिया था, लेकिन दृश्यम की आंखों में आयत के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दृष्टि आयत की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए रूम ऑलरेडी रेडी करवा रखा है। मैं जानती हूँ तुम दृश्यम के साथ नहीं रहने वाली हो, तो तुम्हारे लिए अलग से रूम रेडी करवाया है मैंने। उसकी बात पर आयत ने कुछ नहीं कहा। अब दृष्टि ने एक सर्वेंट की तरफ देखा और बोली, तुम जाओ आयत और सहर को उनके रूम में ले जाओ। सर्वेंट ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आयत की तरफ देखने लगी। अब आयत उसके साथ साथ चलने लगी थी। तभी दृष्टि उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट, जाने से पहले मुझे ये बता जाओ कि सहर की फेवरेट चीज़ क्या है। मेरा मतलब है मैं उसके लिए फ़िलहाल वही बना देती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। आयत हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कुछ भी बना दीजिए, वो सब खा लेती है। दृष्टि हैरानी से बोली, 5 साल की बच्ची और सब खा लेती है? आयत ने अपना चेहरा एक बार फिर से हाँ में हिलाया और बोली, हाँ सब खा लेती है। दृष्टि सच में हैरान थी, क्योंकि आयरा जब उनके साथ रहती थी तो उसके हद से ज़्यादा नखरे थे। कभी उसे क्या खाना है और कभी उसे क्या नहीं खाना, ये सब बहुत ज़्यादा ही सिरदर्दी वाला काम था। कभी कभी तो उसे खाना खिलाने में 2-2 घंटे लग जाते थे और यहाँ शहर के बारे में वो सुन रही थी कि वो सब कुछ खा लेती है। अब वो कुछ कहती उससे पहले ही आयत सर्वेंट के साथ चली गई थी। दृश्यम वहीं पर खड़ा था, उसकी गहरी निगाहें आयत पर ही थी, जो सर्वेंट के साथ अब गेस्ट रूम के अंदर जा चुकी थी। और अब दृश्यम ने दृष्टि की तरफ देखते हुए कहा,
बेशक से वो सब कुछ खा लेती है, लेकिन प्लीज़ मॉम आप वही बनाइएगा जो बच्चे शौक से खा लें। आयरा के लिए आप खाना वगैरह बनाती हैं ना, तो आपको पता होगा। उसकी बात पर दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मैं वही बनाऊंगी जो बच्चे दिल से खाते हैं। आई नो शहर थोड़ी डिफरेंट है, वो तो उसकी मॉम से ही पता चल रहा है, लेकिन शायद उसकी मॉम के दिल के अंदर काफ़ी जख्म। उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही दृश्यम बोला, ओह प्लीज़ मॉम अब आप ये सब बातें मत शुरू कीजिए। आयत कोई छोटी बच्ची नहीं है जो एक चोट को लेकर बैठकर रोती रहेगी। अगर उसकी लाइफ में कुछ हुआ भी है तो इतनी समझ तो होगी उसमें कि उसे कैसे मूव ऑन करना है और कैसे नहीं। और जिस तरह से वो बिहेव करती है और बात करती है, मुझे तो कन्फर्म है कि उसके साथ अगर कुछ हुआ भी है ना, तो उसकी हरकतों की वजह से। एक नंबर की बदतमीज़ है वो। लेकिन मुझे बदतमीज़ लोगों को सबक सिखाना बहुत अच्छी तरह से आता है। दृष्टि उसे घूरते हुए बोली, मैंने कहा ना तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। दृश्यम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आप शहर के लिए खाना बनाइए मॉम, बाकी मैं देख लूँगा। ये बोलकर अब वो तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया था जहाँ पर आयत गई थी। सर्वेंट उसके रूम से बाहर आ गई थी और अब रूम में सिर्फ आयत और शहर थी। शहर आयत की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है मम्मा। आयत ने सामने दरवाजे की तरफ देखा जो वॉशरूम का ही दरवाज़ा था, और अब उसने वहां जाकर चेक किया तो वो सच में वॉशरूम ही था। वो शहर की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ जा सकते हो बेटा। शहर तुरंत वॉशरूम में चली गई और अब आयत रूम के बीचों बीच आकर खड़ी हुई। वो एक नज़र रूम को देख रही थी, तभी अचानक से किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए बालकनी की तरफ ले गया। वो कोई और नहीं दृश्यम ही था, जिसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल था। उसने दृष्टि के सामने खुद को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब वो आयत को बहुत अच्छी तरह से बताने वाला था कि उसकी मॉम के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आयत गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाउ डियर यू, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे टच। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ने अब उसकी कलाई को हल्का सा मरोड़ भी दिया। वो उसे घूरते हुए बोला, यू नो वाट, मैंने तुम जैसी बदतमीज़ लड़की अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। क्या हो जाता अगर तुम मेरी मॉम से आरती करवा लेती, और अगर तुम्हें ये सब नहीं भी करना था तो बेशक से मत करती। कौन तुम्हारे लिए मरे जा रहा है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अलग ही घमंड है। पर लिसन टू मी केयरफुली मिस सायस सिंघानिया, बेशक से तुम किसी को भी एटीट्यूड दिखाना, लेकिन मेरी मॉम को हरगिज नहीं, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उसकी बात सुनते हुए आयत ने भी गुस्से से अपने जबड़े कस लिए थे। उसने अब दृश्यम के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे जोर से धक्का दिया। दृश्यम हल्का सा लड़खड़ाकर पीछे हो गया। कहानी का अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या आप लोगों को पता चला कि किस कहानी का सीजन 2 है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।